Good morning to all of you. Students, through this chapter, Displacing Indigenous People, we have discussed about the colonial setup in America. Today we are going to discuss about the mutual perceptions. Means क्या थिंकिंग थी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के प्रति, यानी कि जो यूरोपियन पीपल्स थे वो नेटिव पीपल्स के बारे में क्या विचार रखते थे और जो नेटिव पीपल्स थे वो यूरोपियंस के बारे में क्या विचार रखते थे। तो सिंपली जो म्यूचुअल परसेप्शन है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोपियन डिफाइंड सिविलाइज्ड पीपल इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, दोज हु वर लिटरेट and have an organized religion and also urbanism. These are the three major factors that have been taken by the people of Europe to define the civilization, and those who follow these three, they were called as civilized. And क्योंकि नेटिव पीपल्स में ये तीनों चीज़ें ही बहुत अवेलेबल नहीं थी, ना तो उनके पास लिटरेसी थी कोई बहुत बेहतरीन, ना ही उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस सिस्टम था। साथ ही साथ अर्बनिज्म के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। टू देम द नेटिव ऑफ अमेरिका अपीयर्ड एज अनसिविलाइज्ड, बट देयर वर सम ऑफ द थिंकर्स लाइक रूसो। हैव यू रिमेंबर जीन जैक्स रूसो, द फिलोसफर? फॉर देम दोज पीपल मीन्स द नेटिव अमेरिकन were be admired as they were untouched by the corruption of civilization, क्योंकि इन चीज़ों को एक करप्शन के फॉर्म में देखा भी गया। जो लिटरेरी को देखा गया कि ऐसे लोग जो है ज़्यादा चालाक और सेल्फिश होते हैं और वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ रिलीजियस को लेके आमतौर पे क्लासेस होते ही रह रहे थे। अर्बनिज्म एक तरह से जो नेचर के प्रति, नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ करना, उससे अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ। तो इसलिए जो ऐसे थिंकर्स थे या जो फिलोसफर्स थे उन्होंने इन लोगों को ज़्यादा तारीफ करी और वो मानते थे कि ये लोग जो थे एज कम्पेयर टू अस दे वर मोर सिविलाइज्ड बिकॉज दे वर क्लोज टू द नेचर। नाउ टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस फॉर गिफ्ट। अब एक और परसेप्शंस देखते हैं कि जो नेटिव पीपल्स थे वो जो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे यूरोपियंस के साथ, उनके पीछे बस एक व्यवहार था कि वो जिन्हें अपना फ्रेंड्स मानते थे, जिन्हें अपना दोस्त समझते थे, उनके साथ गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते थे। लेकिन यूरोपियंस जो थे, फॉर देम इट वाज डिफर, द ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच इन दिस एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। जो उन्हें फेस, फर्स और अदर कमोडिटीज मिलती थी वो उन्हें बेचते थे यूरोपियन मार्केट्स में ले जाके और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो ये एक सिस्टम था जिसमें आप देख रहे हो कि दोनों के परसेप्शंस कितने डिफर थे। साथ ही साथ इन द impatience टू गेट फर्स दे हैड slaughtered 100 of beavers and the natives were very uneasy। बहुत बड़े अमाउंट में फर्स्ट लेने के लिए उन्होंने जो है बहुत बड़े पैमाने पे एनिमल्स को किल किया और जिससे जो नेटिव्स थे दे फील इट इज़ एन अनईजी टास्क और वर्क दैट हैड बीन परफॉर्म बाय द यूरोपियंस। और उन्हें ये डर था कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो एनिमल्स हैं, वो इसका बदला जरूर लेंगे। यहाँ तक कि जो मैनी ऑफ यूरोपियंस लेफ्ट यूरोप एंड वेंट टू अमेरिका टू बिगिन अ न्यू लाइफ। जब भी वो रिटर्न होकर उनके बारे में बताते थे, वहाँ से जो मुनाफा मिलता था उसकी चर्चा होती थी, तो बहुत बड़े पैमाने पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, चाहे वो ब्रिटेन से हो, फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, वो अमेरिका जाने के लिए सोचते थे और एक नया जीवन शुरू करने के बारे में सोचते थे। और नेटिव्स एंड यूरोपियंस सॉ डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट। द कंट्रीज दैट आर नोन एज कनाडा एंड यूएसए केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। जिस कनाडा को और यूएसए की जो बाउंड्री आज हम देखते हैं वो लगभग 18th सेंचुरी से पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही स्मॉल रीजन और पार्ट था और देश जैसा नाम कोई शब्द वहाँ पे नहीं था। उसको देश बनाया इन्हीं यूरोपियन लोगों ने लगभग अगले 100 सालों तक। इन्होंने एक्सटेंड करा और कंट्रोल करा एक बहुत बड़े लार्ज टेरिटरी को, जो कि आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। कई पार्ट्स को उन्होंने एनेक्स किया, मतलब जीता, कई पार्ट्स को उन्होंने परचेज किया। जैसे कि जो लैंड है साउथ में, अमेरिका के साउथर्न पार्ट में जो एरिया है वो फ्रांस से लिया गया, जिसका नाम था लुसियाना।
रसिया से भी उन्होंने परचेज किया, कौन सा रीजन, अलास्का। एंड बाय वॉर मच ऑफ साउदर्न पार्ट वाज वन फ्रॉम मैक्सिको। तो ये एरियाज है मेजर जो कि उन्होंने यूरोपियन इमिग्रेंट्स ने जीता और अमेरिका जैसा आज आपको दिखता है उस तरीके का अमेरिका को फ्रेम किया। द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन द 19th सेंचुरी। अब ये लैंडस्केप चेंज कैसे हुआ, जो यूएस या अमेरिका जो अभी तक फॉरेस्ट एक कवर था, वहाँ पे रेड इंडियंस जो जाति रहती थी वो वहीं के रिसोर्सेज को मिनिमम यूज करके अपना जीवन यापन कर रही थी। पर पैसों के लालच ने जो यूरोपियन पीपल थे उनके मूवमेंट को अमेरिका में बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़े पैमाने पे जो इमिग्रेंट्स थे वो यहाँ पे आने लगे। अब बात करते हैं फ्रांस और ब्रिटेन की। तो वहाँ पे जो लोग जो बच्चे थे जिनको अपने पिता से उत्तराधिकार नहीं मिलता था, उत्तराधिकार मतलब कि व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर हैज़, और उसको उसके अपने बच्चों को नहीं मिलता था, तो ऐसे जो बच्चे थे उन सभी ने अमेरिका की ओर अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। मूवमेंट स्टार्ट करने के पीछे ये रीज़न था कि वहाँ पे अमेरिका में अभी लैंड बहुत बड़े पैमाने पे खाली पड़ा था, क्योंकि ये जो लैंड रिसोर्स था दैट हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द नेटिव पीपल और ईजिली और सस्ते में अवेलेबल था। तो उन्होंने अपनी जीवन को वहीं पे बिताने का और वहीं पे अपने को सेटल करने का निश्चय किया। और बाद में ये देखा गया कि एक पूरी की पूरी लहर जो थी इमिग्रेंट्स की वो दौड़ पड़ी और वो अलग अलग देशों से, चाहे वो जर्मनी हो, स्वीडन हो, इटली हो, पोलैंड हो, अलग अलग जगह से लोग जाके अमेरिका में बसना शुरू कर दिए। और सभी के अपने अपने विशेष एरियाज थे। जैसे कि अगर हम बात करें पोलैंड के लोगों की, तो जो पोलैंड के लोग थे उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया एरिया कौन सा, प्रेरी। याद है प्रेरी, जहाँ पे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है। इन प्रेरी ग्रासलैंड को पोलैंड ने बहुत पसंद किया और उन्हें यहाँ पे काम करना भी पसंद था, क्योंकि ये उनको उनके होमलैंड में स्टेपी की याद दिलाता था। स्टेपी भी ग्रासलैंड है जो कि यूरोप में पाया जाता है। और साथ ही साथ इन एमिग्रेंट्स ने कई डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोडक्शन थे उनको स्टार्ट किया, जिसमें से कि कॉटन और राइस की अगर हम बात करें तो दीज टू वर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको प्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो ये मिला कि यूरोप में तो ये प्रोड्यूस होते नहीं थे, अगर होते भी थे तो बहुत ही मिनिमल, और इनका यूरोपियन मार्केट्स में बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड था और इससे जो है बड़े पैमाने पे उन्होंने प्रॉफिट कमाया। और नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पे इन के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो वीट हो, कॉटन हो, राइस हो या अदर कॉर्न हो, अदर ग्रेन्स हो, इन सभी के प्रोडक्शन के लिए जो फॉरेस्ट है उनको बहुत बड़े पैमाने पे कट किया गया। और जो नेटिव पीपल्स थे दे वर सफर्ड अ लॉट विद दिस। और ये सब करने के लिए उन्होंने कभी नेटिव जो वहाँ के थे उनसे कभी परमिशन या उनकी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं समझी, जो इनके मन में आया वो उन्होंने ऐसा किया। और समय के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में अमेरिका की क्या कंडीशन थी, तो जो साउदर्न रीजन था जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का पार्ट पड़ता है, लगभग वहीं पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, इट इज़ टू हॉट फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि यूरोप जो कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है और वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, फिर कूल है। तो इस रीजन में जो यूरोपियन पीपल थे उनके लिए काम करना बाहर कठिन काम था और इसलिए जो एग्रीकल्चर उस समय मेन टास्क था, तो उस काम को पूरा करने के लिए जो प्लांटेशन ऑनर्स थे दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका से स्लेव्स परचेज किए गए ताकि उनसे खेतों में काम कराया जा सके। और ये जो स्लेवरी थी ये काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे प्रचलन में रही, एक के बाद एक स्लेव बनते गए। हालांकि इसका प्रोटेस्ट भी किया गया by anti-slavery groups led to a ban on slave trade, but the Africans who were in the USA remained slaves as did their children। और एक लंबे स्ट्रगल हुआ जो कि 1861 से लेके 1865 के टाइम पीरियड के बीच में हुआ। उसके बाद जो है स्लेवरी को अबोलिश किया गया। पर इस अबोलिशन का मतलब ये नहीं था कि स्लेवरी या एकदम से ही फिनिश हो गया। कुछ प्रांत में, कुछ यूएस के कुछ हिस्सों में अभी भी स्लेवरी जो है वो प्रैक्टिस में थी। धीरे धीरे जाते जाते ये सिस्टम ख़त्म हुआ। फिर भी एक टर्म अगर आपको याद हो,
सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन अभी भी यूज में था, और इस सेग्रीगेशन में जो ब्लैक और वाइट पीपल का डिफरेंस था वो आसानी से देखा जा सकता था कि ब्लैक के लिए अलग से बसेस में और ट्रेन्स में सीट्स या बोगीज हुआ करती थी, उनके जो पार्क में अलग से प्लेस उनके लिए हुआ करता था। कुल मिला के एक तरीके से सेपरेशन था विच कैन बी सीन। और जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ अमेरिका में, उस सिविल राइट मूवमेंट्स के बाद जो ये ब्लैक पीपल थे दे गॉट देयर मूवमेंट्स। ये हुआ लगभग 1964 के आसपास, ये टाइम पीरियड रहा। और आपको याद होना चाहिए मार्टिन लूथर जूनियर जो थे वो इसके लीड किए। साथ ही साथ एक और फेमस पर्सनालिटी थी रोजा पार्क। तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल में पाया गया। तो ओवरऑल हमने क्या देखा इसमें? हमने ये देखा कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे के प्रति वो काफ़ी अलग थी नेटिव पीपल्स की और जो यूरोपियन पीपल्स थे उनकी। नेटिव पीपल्स एक और जहाँ उन्हें अपना फ्रेंड्स मानते थे और उनको नेचर के प्रति उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही सरल था और नेचर के साथ मिल के रहना चाहते थे। जबकि जो यूरोपियंस थे उन्होंने नेटिव पीपल्स को एज अ आउटसाइडर ही समझा उन्हीं के देश में, मतलब उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा वो प्रॉफिट कमाने का रहा, इसलिए उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज को यूज किया बड़े पैमाने पे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन एंड you have to solve it in your notebook. Question number 1 is, what steps were taken by Europeans for the development of agriculture in America? So you have seen that different kind of crops have been introduced as well as what the methods they used to clear the forest. और इसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट को अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स को बचाने के लिए उसकी घेरेबंदी या तार से उसे बांधा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। Second is, why did the tribes not attempt to produce a surplus? Because they have a faith in the nature and they require what they want for their need. क्योंकि उन्हें कुछ बेचना नहीं था, कुछ प्रॉफिट नहीं अर्न करना था, इसलिए वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उन्हें चाहिए होता था। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, what features of English economic and social life do you notice in the 19th century in USA? So what were the conditions behind this English economy and the social life? You have to also mention. That's all. Thank you and have a nice day.